हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम PYQs सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि हम जीके सेक्शन के PYQs यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं जीके सेक्शन के पटवारी एग्ज़ाम में, उनको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स टू गोविंद सागर लेक। तो आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि गोविंद सागर लेक जो है उसके नज़दीक कौन से डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। ऑप्शन नंबर ए इज़ सोलन, ऑप्शन नंबर बी इज़ हमीरपुर, ऑप्शन नंबर सी इज़ बिलासपुर एंड डी इज़ मंडी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं गोविंद सागर लेक के बारे में। तो फ्रेंड्स, गोविंद सागर लेक की अगर हम बात करें तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। वो गोविंद सागर जो लेक है, यहाँ पर जो है भाखड़ा नंगल डैम कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कि भाखड़ा नंगल जो डैम है उसको जो कंस्ट्रक्ट किया गया था 1948 से लेकर 1963 के बीच में। ठीक है, इसका जो रेजरवायर है, इसको बनाने के लिए जो है 371 जो विलेजेस थे वो जो यहाँ पर सबमर्ज हो गए थे। ठीक है ना, इसकी जो लोकेशन है वो है सतलुज रिवर पर, और इसका जो बॉर्डर है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर जो है ये बना हुआ है भाखड़ा नंगल डैम, और इस डैम के साथ ही जो ये रिजर्वायर बना है गोविंद सागर लेक। ठीक है, तो जो भाखड़ा डैम है ये जो है वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है वर्ल्ड में। ठीक है, और जो है इसकी जो हाइट है वो है 226 मीटर। नंगल डैम है ये जो है डाउन स्ट्रीम है भाखड़ा डैम के साथ ही, और ये जो है रेगुलेट कर रहा है वाटर फ्लो को और सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे इरिगेशंस को, जो इसके साथ एरिया लगता है। ये जो डैम है इसको बनाने का जो पर्पस रहा है वो रहा है इलेक्ट्रिसिटी पावर को जनरेट करना, इरिगेशन प्रोवाइड करवाना, फ्लड को कंट्रोल करना और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो है नियरेस्ट एरियाज में प्रोवाइड करवाना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गोविंद सागर लेक की। ठीक है ना, जो गोविंद सागर लेक है ये जो रिजर्वायर है, जब ये भाखड़ा नंगल डैम जो बनाया गया था उसके बाद ये जो है गोविंद सागर लेक यहाँ पे बनाई गई। ठीक है ना, इसका जो अराउंड 9.34 क्यूबिक मीटर है। ठीक है, और जो है ये इंडिया की जो लार्जेस्ट रिजर्वायर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्वायर इन इंडिया। इसका जो नाम है वो रखा गया है गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर, जो कि 10th सिख गुरु थे। यहाँ पर जो है काफ़ी सारी वाटर एक्टिविटीज़ की जाती है, लाइक यहाँ पे बोटिंग की जाती है। ठीक है ना, जेट स्कीइंग की जाती है, फिशिंग और बर्ड वॉचिंग ठीक है ना यहाँ पे की जाती है। इसके अलावा अगर हम इसकी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो ये सपोर्ट करता है बर्ड्स को, माइग्रेटरी बर्ड्स को और एक्वेटिक लाइफ को, और कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे रीजनल बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डिटेल में जान लिया गोविंद सागर लेक के बारे में और भाखड़ा नंगल डैम के बारे में। तो आपको पता लग गया होगा कि ये कहाँ पर है। तो नियरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है उसका कौन सी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे हेडक्वार्टर है, तो यहाँ पर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे हेडक्वार्टर है, जो कि बिलासपुर में ही जो लोकेटेड है। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं हम सोलन की। तो जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है उसका हेडक्वार्टर भी सोलन में ही है। और अगर कुछ नियरेस्ट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आ जाता है शूलिनी टेम्पल, जहाँ की हर साल जो है जून के महीने में स्टेट लेवल का शूलिनी फेयर होता है। इसके अलावा यहाँ पर नियर बाय जो है वो एक जटोली टेम्पल है, जो कि एशिया का हाईएस्ट यहाँ पे टेम्पल है। अब उसके बाद हमारे पास हमीरपुर आ जाता है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर जो है वो हमीरपुर में ही स्थित है। और यहाँ पे जो है अगर हम फेमस कुछ देखें तो यहाँ पर जो NIT हमीरपुर जो है वो यहाँ पे साथ में ही है। इसके अलावा मंडी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो मंडी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर जो है वो भी मंडी में ही है, और यहाँ पे जो है वो IIT मंडी जो है यहाँ पे इसके साथ में मंडी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर के साथ ही है। इसके अलावा जो है यहाँ पे ये जो अर्धनारीश्वर जो मंदिर है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ये भी मंडी जो टाउन है वहीं पर है। भगवान शिव का जो टेम्पल है वो भी यहीं पर है, पंचवक्ता टेम्पल। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है जो मंडी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है मंडी, वहीं पर ये लोकेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर। नाउ अनदर क्वेश्चन इज, इंडिया इज अ डैश स्टेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इंडिया जो है वो कौन सी स्टेट है। स्टेट का मतलब होता है यहाँ पे कंट्री। ठीक है ना, जो पॉलिटी है इसमें स्टेट जो है, इसमें स्टेट जो अगर कई बार वर्ड यूज़ किया जाता है तो उसका मतलब कंट्री से भी यहाँ पे रिलेट किया जाता है। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं कि इंडिया जो है ये कैसी स्टेट है, मतलब कि इंडिया कैसा देश है। सेक्युलर स्टेट,
ऑप्शन नंबर बी इज डेमोक्रेटिक स्टेट, ऑप्शन नंबर सी इज मिक्स्ड इकोनॉमी एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि इंडिया यहाँ पर कैसी स्टेट है। तो फ्रेंड्स एक एक ऑप्शन को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेक्युलर स्टेट क्या होता है, ठीक है। तो सेक्युलर स्टेट की अगर हम बात करें तो सेक्युलर स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है उसका कोई भी धर्म नहीं होता है, अपना कोई भी रिलीजन नहीं होता है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो सभी रिलीजन को जो है इक्वली यहाँ पे स्पॉन्सर करती है। और जो है स्टेट जो है गवर्नमेंट जो होती है वो रिलीजन के नाम पर जो है किसी भी इंडिविजुअल के साथ, किसी भी सिटीजन के साथ जो है वहाँ यहाँ पे भेदभाव नहीं करती, ठीक है। तो आपको पता है कि जो इंडिया हमारा देश है यहाँ पे सभी जो धर्म है, सभी धर्मों के लोग यहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं और यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है उसका कोई भी धर्म नहीं है। सभी धर्मों को यहाँ पे फ्रीली उसको प्रमोट करना है, उससे रिलेटेड कुछ भी एक्टिविटीज़ करनी है तो यहाँ पर सभी धर्म अपने अपने रिलीजन के हिसाब से उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पॉइंट सही है कि इंडिया जो है कि सेक्युलर स्टेट है। नाउ अनदर ऑप्शन इज डेमोक्रेटिक स्टेट। स्टेट तो आपको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक स्टेट क्या होता है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक देश, ठीक है ना, जहाँ पर जो है गवर्नमेंट है जो वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। मतलब कि गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द पीपल, मतलब कि गवर्नमेंट को जो है वो लोग ही इलेक्ट करते हैं और लोगों के लिए ही करते हैं। यहाँ पर जो है हमारे देश में क्या होता है, हम जो है खुद ही अपने जो मेंबर्स होते हैं उनको यहाँ पर इलेक्ट करते हैं, हमारे द्वारा इलेक्ट करके वोटिंग से ही वो इलेक्ट होकर जाते हैं और हमारे जो है सरकार को चलाते हैं। अगर सरकार की जो है पॉलिसीज़ हमें पसंद नहीं आती है, हमें लगता है कि हमने ये गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट करके बनाई थी और ये हमारे हिसाब से जो है हमारी डिमांड जो भी हैं हमारी लोगों की जो है उसको पूरा नहीं कर पा रही है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी इलेक्शन होते हैं तो हम उस सरकार को बदल सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है डेमोक्रेटिक स्टेट। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास सही हो जाता है कि जो हमारा इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। नाउ ऑप्शन नंबर सी इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि मिक्स्ड इकोनॉमी होती क्या है, ठीक है। तो मिक्स इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर जो है एक तरह का ये मिक्सचर है कैपिटलिज्म का और सोशलिज्म का, जहाँ पर कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो है वो साथ में मिलकर इकोनॉमी को चलाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा जो इंडिया है ये भी एक तरह की मिक्स्ड इकोनॉमी है। अभी आपने देखा होगा कि इंडिया में जो है हमारे देश में काफ़ी सारे जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। जैसे कि अब आप आउटसोर्सिंग को ही ले लो, गवर्नमेंट सेक्टर में जो है आउटसोर्सिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसमें कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काम तो सरकार का कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो उनको हायर कर रही होती है वो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, ठीक है ना। तो मतलब मिक्सचर है एक तरह का, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो है दोनों ही साथ में चलकर इकोनॉमी को ऑन कर रहे हैं, चला रहे हैं। इसमें सरकार का भी बेनिफिट हो रहा है, जो प्राइवेट ऑनर प्लेयर्स जो रहते हैं उनको भी वहाँ पर बेनिफिट होता है, ठीक है। एक तरह का ये मिक्सचर रहता है कैपिटलिज्म में, और कैपिटलिज्म का और सोशलिज्म का, ठीक है। कैपिटलिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें जो है जो इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है वो उसको जो है वो प्राइवेट जो ओनरशिप होती है वही जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसको ऑन करता है कैपिटलिज्म में। तो इंडिया में जो है टोटल तो अभी तक प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं प्राइवेट ओनरशिप तो इंडिया में नहीं है, ठीक है ना। और सोशलिज्म वो होता है जहाँ पर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसको जो है गवर्नमेंट या जो कम्युनिटी है वो ऑन करती है, ठीक है। तो इंडिया में जो है ये दोनों ही अभी इक्वली चला है, मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारी। मतलब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी रोल प्ले कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट है वो भी साथ में रोल प्ले कर रही है, एक तरह का मिक्सचर है। तो मतलब कि हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो एक तरह की मिक्स्ड इकोनॉमी है। मतलब कि यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन जो है हमारे सही हो जाते हैं, सेक्युलर स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। सो इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट और मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है ना। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ अनदर क्वेश्चन इज कथक डांस स्टाइल इज ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बताना है कि जो कथक नृत्य है वो कौन सी स्टेट में इसका ओरिजिन हुआ है। हाँ, आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इज पंजाब, ऑप्शन नंबर सी इज उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन नंबर डी इज कर्नाटका। सो आपको बताना है कि कथक का ओरिजिन कहाँ पर हुआ है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं एक एक करके सभी ऑप्शंस को। कथक की अगर हम बात करें तो कथक की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश में हुई है, नदरन इंडिया में, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में जो है उत्तर प्रदेश में कथक की शुरुआत हुई है। कथक का मतलब होता है, कथक जो है वर्ड वो लिया गया है कथा से,
कथा से, जिसको कि एक कहानी हिंदी में जिसका मतलब होता है स्टोरी, ठीक है, वहाँ से कथक आया है। और इसका जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था स्टोरी टेलर से, मतलब कि इसमें जो है डांस करके जो है वो कोई भी एपिक्स जो है, मिथ्स जो है, उसको डांस करके जो है नैरेट किया जाता है। मतलब कि डांस करके जो है आप एक्शंस करेंगे, जिसमें अपने एक्शन से आप जो है वो किसी भी स्टोरी को बताएंगे। इसमें ज़्यादातर जो जब ये नृत्य किया जाता है तो इसमें जो एपिक्स है हमारे रामायण महाभारत, इससे रिलेटेड जो भी स्टोरी होती है, तो डांस करते हुए अपने एक्शंस के साथ जो है वो जो डांसर होता है वो उसको नरेट करता है वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आ जाता है कथक जो है ये है, उसका ओरिजिन हुआ है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। उसके बाद जो अनदर ऑप्शन था पंजाब, तो पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में जो है भांगड़ा किया जाता है, ठीक है। भांगड़ा डांस जो है वो पंजाब के जो मेनली रूरल रीजन रहता है पंजाब का, वहाँ पर जो है ये किया जाता है। मेन डिस्ट्रिक्ट जो इसके मानी जाती है वो सियालकोट, गुजरांवाला और गुरदासपुर मानी जाती है। वैसे तो भांगड़ा ऑल ओवर पंजाब में बहुत अच्छा किया जाता है, लेकिन जो गाँव गाँव जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो भांगड़ा वो जो है वो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश का जो ट्रेडिशनल फोक डांस है वो है हिमाचली जो नाटी, ठीक है, ठीक है ना। और नाटी का ओरिजिन जो है हिमाचल प्रदेश में ही हुआ है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो है नाटी ये परफॉर्म की जाती है। अनदर ऑप्शन जो हमारे पास था वो था कर्नाटका, तो कर्नाटका की हम देख लेते हैं। तो कर्नाटका में जो है ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो यक्षगान और दोलू जो कुनीथा है वो वहाँ के जो है ट्रेडिशनल डांस रहे हैं, ठीक है। यक्षगान की अगर हम बात करें तो एक तरह का डांस ड्रामा है, ट्रेडिशनल डांस ड्रामा है, जिसका ओरिजिन जो है कोस्टल जो डिस्ट्रिक्ट्स रही हैं कर्नाटका की, वहाँ पर हुआ है। इसमें जो है कंबाइन है ये डांस, म्यूजिक और डायलॉग्स का माइथोलॉजी, इसमें स्टोरी टेल की जाती है। मतलब कि डांस करते करते ही जो है गाना भी गाया जाता है और डांस करके जो है वो माइथोलॉजिकल स्टोरीज को जो है एक्शंस के साथ यहाँ पे बताया जाता है यक्षगान में, ठीक है। इसको जो है भक्ति मूवमेंट के साथ जो है लिंक किया जाता है, ठीक है ना। भक्ति मूवमेंट जो चला था हमारे साउथ इंडिया में, और उसमें जो है रामायण और महाभारत की जो स्टोरीज है उनको जो है डांस के साथ परफॉर्म करके बताया जाता है यक्षगान में। उसके बाद जो फेमस आ जाता है कर्नाटका का वो आ जाता है दोलू कुनीथा। ये भी एक तरह का एनर्जेटिक फोक डांस है, ठीक है ना। इसको जो है जो ट्रूप्स होते हैं वो ड्रमर्स के साथ परफॉर्म करते हैं, मतलब कि ड्रम लेकर जो है रिदमिक यहाँ पे फास्ट फास्ट बीट के ऊपर जो है वो डांस किया जाता है। मतलब ढोल भी बजाते रहते हैं और साथ में डांस भी करते रहते हैं जो परफॉर्मर्स इसमें होते हैं। ये मेनली जो है फेस्टिवल्स के दौरान जो है वो गाँव में किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आप बता सकते हैं यहाँ पे कौन सा हमारा ऑप्शन है। कथक डांस स्टाइल इज ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट, तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। नाउ अनदर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हायर रैंक इन इंडियन आर्मी। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इंडियन आर्मी की जो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से हाईएस्ट जो रैंक है वो क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज मेजर, ऑप्शन नंबर बी इज कैप्टन, ऑप्शन नंबर सी इज कर्नल एंड ऑप्शन नंबर डी इज लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं सभी को। इंडियन आर्मी की अगर हम रैंक्स की बात करें फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, तो इसमें आ जाते हैं सबसे लोएस्ट जो होती है वो सिपाही होती है, सोल्जर्स। सोल्जर्स में सबसे पहले जो है वो आ जाते हैं सिपाही आ जाते हैं, उसके बाद लांस नायक बनते हैं, लांस नायक के बाद नायक बनते हैं, और उसके बाद जो है हवलदार बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की कैटेगरी में चले जाते हैं सिपाही, ठीक है। उसमें जो है अगर उसमें हम जेसीओ में देखें तो उसमें नायब तहसीलदार रैंक आती है, सबसे नायब सूबेदार रैंक आती है, उसके बाद सूबेदार रैंक आती है, और उसके बाद जो है सूबेदार मेजर जो जेसीओ में हाईएस्ट रैंक रहती है, ठीक है। उसके बाद जो है कमीशन्ड ऑफिसर्स आ जाते हैं। कमीशन्ड ऑफिसर्स में वो होते हैं जो कमीशन क्लियर करके गए होते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो उसमें जो है लोएस्ट रैंक जो रहती है वो लेफ्टिनेंट की रहती है, उसके बाद कैप्टन बनते हैं, कैप्टन के बाद मेजर बनते हैं, मेजर के बाद जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं, और कर्नल के बाद कर्नल बनते हैं, कर्नल के बाद ब्रिगेडियर बनते हैं, फिर मेजर जनरल बनते हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल, और सबसे उसके बाद जो है जनरल लास्ट में बनते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो हाईएस्ट सेरेमोनियल रैंक जो होती है वो इंडियन आर्मी में वो रहती है फील्ड मार्शल, ठीक है। फील्ड मार्शल जो है इसमें हाईएस्ट सेरेमोनियल रैंक रहती है, ठीक है ना। तो इन ऑप्शंस पे हम देख लेते हैं, तो इन ऑप्शंस के हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज कर्नल इज द हाईएस्ट रैंक, ठीक है। Now friends, another question is
विच चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सतलुज रिवर, यमुना रिवर, ब्यास रिवर और रावी रिवर। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारी हिमाचल प्रदेश की जो रिवर्स है इनके ऊपर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ये आपको जो है यहाँ पर पता होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो जितनी भी 4 रिवर्स हमारे पास ऑप्शन में दी गई है, इन सभी पर जो भी इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले सतलुज रिवर आ जाती है, तो सतलुज रिवर पर जो है भाखड़ा नंगल डैम बनाया गया है। ठीक है ना, भाखड़ा नंगल जो प्रोजेक्ट चला था, इसकी लोकेशन हिमाचल और पंजाब रहती है। ये एक मल्टीपर्पज़ डैम है जिसको कि इरिगेशन, हाइड्रो पावर और फ्लड कंट्रोल के लिए बनाया गया था। ठीक है, ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम है और ये सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे एग्रीकल्चर और पावर जनरेशन को। ठीक है, उसके बाद जो है मेजर आ जाता है नेक्स्ट नाथवा झाकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है ना, ये भी सतलुज रिवर पर है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना, और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1500 मेगावाट और ये जो है इंडिया का लार्जेस्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। उसके बाद जो आ जाता है सुन्नी डैम प्रोजेक्ट। ठीक है, जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है और इसका पर्पज़ है हाइड्रो पावर जनरेशन करना और रीजनल एनर्जी सप्लाई को कंप्लीट करना। ये भी जो है सतलुज रिवर पर ही बनाया जा रहा है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रामपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, ये भी सतलुज रिवर पर बनाया जा रहा है और जो है इसकी जो कैपेसिटी है वो है 412 मेगावाट। फिर आ जाता है लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये भी सतलुज रिवर पर जो है हिमाचल प्रदेश में बन रहा है। उसके बाद आ जाता है टिडोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है और ये भी जो है टिडोंग जो है सतलुज की ट्रिब्यूटरी है, इसके ऊपर जो है ये बनाया जा रहा है। इसकी कैपेसिटी जो है वो है 150 मेगावाट। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ आपको अभी मेजर ही बताएं, वैसे तो काफ़ी सारे यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, पर ये कुछ खास है मेन जो आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की जो कि यमुना रिवर के ऊपर हैं। ठीक है, यमुना रिवर जो है हिमाचल प्रदेश की छोटी रिवर है जो कि हमारे सिर्फ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। ठीक है, तो इसमें आ जाता है यमुना हाइडल प्रोजेक्ट। ठीक है, जो कि यहाँ पे रीजनल पावर जनरेशन को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद जो है गिरी बाटा प्रोजेक्ट आ जाता है जो कि गिरी रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है यमुना की, उसके ऊपर बनाया गया है। उसके बाद रेणुका प्रोजेक्ट आ जाता है जो कि एक मल्टीपर्पज़ डैम है जिसको कि वाटर स्टोरेज और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बनाया गया है। उसके बाद कुछ ट्रिब्यूटरीज है यमुना की, उनके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स बने हैं, उनको देख लेते हैं। सावरा कुड्डू डैम है जो कि पब्बर जो कि ट्रिब्यूटरी है यमुना की, उसके ऊपर बनाया गया है और ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। इसकी कैपेसिटी जो है वो 111 मेगावाट है। उसके बाद किसाऊ डैम है जो कि एक अभी प्रपोज्ड है, तौंस जो यमुना की मेजर ट्रिब्यूटरी है उसके ऊपर ये बनाया जाएगा और ये मल्टीपर्पज़ जो है वो पावर, इरीगेशन और वाटर सप्लाई के लिए बनाया जा रहा है और जो इसकी लोकेशन रहेगी वो रहेगी बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है, नाउ अब देख लेते हैं ब्यास रिवर। ब्यास रिवर के ऊपर देख लेते हैं कौन कौन से मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो इसमें आ जाता है पौंग डैम। ठीक है, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में नियर तलवाड़ा जो है वो पौंग डैम है और इसकी कैपेसिटी है वो 396 मेगावाट है। फिर आ जाता है लार्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है ना, इसकी कैपेसिटी 126 मेगावाट है और ये ऑट में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में इसकी लोकेशन। फिर आ जाता है बसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि जोगिंदरनगर मंडी में है, इसकी लोकेशन और ये 66 मेगावाट है। फिर आ जाता है पंडोह डैम जिसमें कि डाइवर्ट किया गया है वाटर को व्यास से सतलुज रिवर के लिए। ठीक है ना, और ये एक पार्ट है व्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट का। इसके अलावा जो कुछ और देख लेते हैं, व्यास रिवर के ऊपर धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 666 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कुछ मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑन रिवर रावी। तो मेजर प्रोजेक्ट्स जो रिवर रावी के ऊपर है उसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, ये जो है 3 प्रोजेक्ट्स हैं, चमेरा 1, चमेरा 2 और 3। ठीक है ना, इसकी लोकेशन है जो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है और टोटल कैपेसिटी जो है इसकी 1071 मेगावाट है। चमेरा 1 की जो कैपेसिटी है वो 540 मेगावाट है, चमेरा 2 की है वो 300 मेगावाट है और जो चमेरा 3 है उसकी 231 मेगावाट है। इसको जो है NHPC ने जो है यहाँ पे डेवलप किया है और इसका पर्पस जो है वो पावर जनरेशन और रीजनल जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है उसको पूरा करना, इसका जो है वो पर्पस है। उसके बाद आ जाता है बैरा सियूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। जो बैरा सियूल जो है ये ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर की। ठीक है ना, तो इस पर जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है बनाया गया है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। इसकी कैपेसिटी 180 मेगावाट है और ये इसको भी जो है NHPC ने यहाँ पे डेवलप किया है।
ठीक है। अदर प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं। कुटेहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। इसकी कैपेसिटी 240 मेगावाट है। इसके अलावा होली हाइडल प्रोजेक्ट है जो कि एक स्मॉल स्केल जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक फैसिलिटी है, और ये एक होली विलेज है चंबा में, ठीक है ना, वहाँ पर ये बनाया जा रहा है, ठीक है। इसका और ये जो है लोकल जो पावर जनरेशन सप्लाई है उसको जो है ये पूरा करेगा यहाँ पे होली हाइडल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स फ्रेंड्स हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे। तो अब आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि जो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर के ऊपर है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन रिवर रावी, ठीक है। नाउ अनदर क्वेश्चन इज सनलाइट प्रोवाइड्स विच विटामिन। तो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि सनलाइट से हमें कौन सी विटामिन मिलती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन सी, ठीक है। तो अब डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विटामिन्स होते क्या हैं, ठीक है। तो विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन जो एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और हमारे ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए बॉडी की, ठीक है। बहुत ही स्मॉल अमाउंट्स में जो है इनकी रिक्वायरमेंट रहती है हमारी बॉडी में। और जो अगर हम क्लासिफिकेशन करें विटामिन्स की तो इनको जो है वो इनकी जो है वो 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया जाता है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है। फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं ये स्टोर्ड हो जाते हैं हमारे बॉडी के जो फैटी टिश्यूज होते हैं लाइक लिवर, और उसके बाद जो है एब्जॉर्ब होते हैं विद डाइटरी फैट के साथ ही एब्जॉर्ब होते हैं। इसमें इसके एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के, ठीक है। ये है फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। इसके अलावा जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं ये बॉडी में कहीं भी स्टोर नहीं होते हैं। अगर ये एक्सेसिव अमाउंट में अगर हमारी बॉडी में हो जाए, इन एक्सेस हो जाए तो ये जो है यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से पास आउट एक्सक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल है हमारे पास विटामिन सी और विटामिन बी, ठीक है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल है। इसके अलावा जो बाकी विटामिन है ए, डी, ई और के, ये जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। ये फैट के रूप में स्टोर हो जाते हैं हमारी बॉडी में। विटामिन बी की अगर हम बात करें तो इस ये ग्रुप आ जाता है कई सेवरल टाइप्स ऑफ विटामिन का, लाइक विटामिन बी1 जिसको कि थायमिन बोलते हैं, विटामिन बी2 जिसको कि राइबोफ्लेविन बोलते हैं, बी3 जिसको कि नियासिन बोलते हैं, और बी6, बी12 और फोलेट जो है, ठीक है ना। इसमें अलग अलग जो है डेफिशिएंसी अगर इनकी हो जाए तो ये अलग अलग जो है यहाँ पे सिम्टम्स और जो है वे डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं चार्ट को। तो विटामिन ए जो है इसका जो कॉमन सोर्स है वो रहता है हमारे पास कैरेट्स रहता है और स्पिनिच रहता है। और इस विटामिन ए की कमी से जो है हमें हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कि जैसे ही रात होगी शाम अंधेरा होगा तो है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, मतलब हमें जो है दिखाई देना बंद हो जाएगा। उसके बाद विटामिन बी आ जाती है, ठीक है। इसके जो कॉमन सोर्स रहेंगे वो मीट रहेगा, डेयरी और ग्रीन्स रहेंगे। इसकी जो है विटामिन बी की कमी से यहाँ पे बेरी एनीमिया, फटीग, ठीक है ना, ये विटामिन बी की कमी से हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद विटामिन सी आ जाता है जिसका कॉमन सोर्स रहेगा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और इसकी कमी से जो है वो स्कर्वी हो जाता है, मतलब गम्स की प्रॉब्लम हो जाती है ना, ब्लीडिंग ऑफ गम्स वगैरह यहाँ पे हो जाता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी आ जाता है जो कि हमें कॉमन सोर्स इसका क्या रहता है, सनलाइट, फैटी फिश और फोर्टिफाइड फूड, ठीक है। तभी तो कहते हैं ना कि सर्दियों में जो हमें धूप सेकनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे विटामिन डी मिलती है। तो जो है वो विटामिन डी का जो सबसे बेस्ट सोर्स है वो है सनलाइट, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से जो है हमें रिकेटस हो जाता है बच्चों में, और ओस्टियोमेलेशिया हो जाता है एडल्ट से, मतलब कि बोन्स काफ़ी वीक हो जाती है इसमें, ठीक है ना, विटामिन डी की कमी से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है विटामिन ई जिसको कि हम टोकोफेरोल भी बोलते हैं। इसका कॉमन सोर्स रहेगा नट्स, सीड्स, वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है, ये इसका कॉमन सोर्स है। और विटामिन ई की कमी से जो है वो नर्व डैमेज हो जाता है और मसल वीकनेस हो जाती है विटामिन ई की कमी से, ठीक है। विटामिन के आ जाता है उसके बाद, विटामिन के की जिसको कि फाइलोक्यूनोन भी कहते हैं। और इसका जो कॉमन सोर्स है वो है लीफी ग्रीन्स, और उसके बाद ब्रोकली और लीवर जो है, लीवर बोलते हैं ना कि लीवर कलेजा खाना चाहिए, है ना। जैसे कि जो लोग नॉन वेज खाते हैं तो वो उसमें अगर किसी को विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाए तो उनको वो दिया जाता है नॉन वेज में कलेजा किसी का भी, जैसे कोई चिकन का हो गया या किसी, मतलब कोई भी अगर एनिमल को मार के अगर उसका जो है वो निकाल के दिया जाता है, ठीक है। विटामिन के की जो डेफिशिएंसी उससे जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, मतलब अगर कहीं से ब्लड जो है वो क्लॉटिंग नहीं हो पाती, और जो है इसमें जो है बोन जो हेल्थ है वो काफ़ी पुअर हो जाती है, ठीक है ना।
तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर इजीली बता सकते हैं कि विटामिन जो है वो डी सनलाइट से हमें कौन सी विटामिन मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज विटामिन डी। नाउ अनदर क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज शेयर अ बॉर्डर विद हिमाचल प्रदेश। तो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश के साथ जो कितनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो बॉर्डर शेयर करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा जो है वो जियोग्राफी वाला लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने डिटेल में, काफ़ी डिटेल में जो है वो डिस्कस किया है हिमाचल प्रदेश के साथ जो लगते हुए स्टेट्स हैं। ठीक है, और जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी जो है उसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप उस लेक्चर को देखना चाहते हो तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे वो डाल दिया गया है। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश का मैप है, तो हम देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के साथ जो है एक यहाँ पे नॉर्थ से हम स्टार्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर बॉर्डर शेयर कर रहा है यूटी, उसके बाद जो है लद्दाख बॉर्डर शेयर कर रहा है नंबर 2। ठीक है ना, और नंबर 3 पे यहाँ पर हम आ जाते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है, 3 हो गए। उसके बाद जो है यहाँ पे ये यहाँ पर हल्का सा बॉर्डर जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है ये उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है। वो बहुत ही छोटा सा पैच है यहाँ पे, लेकिन यूपी भी जो है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बहुत ही कम इसमें। ठीक है ना, तो ये 4 हो जाता है। उसके बाद हरियाणा हिमाचल के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, और उसके बाद जो है पंजाब जो है हिमाचल प्रदेश के साथ यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है। तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है कि 6 जो है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, नाउ अनदर क्वेश्चन इज नेम द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट बर्ड क्या है। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पीकॉक, सारस क्रेन, मोनाल और पैरट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये 2012 का जो पटवारी एग्जाम हुआ था वहां से लिया गया है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि राइट आंसर क्या होगा इसमें। पीकॉक की अगर हम बात करें तो पीकॉक जो है ये स्टेट बर्ड है उड़ीसा का। ठीक है, और पीकॉक जो है ये हमारा नेशनल बर्ड भी है इंडिया का। ठीक है ना, सारस क्रेन की अगर हम बात करें तो सारस क्रेन जो है ये जो है स्टेट बर्ड है उत्तर प्रदेश का, और ये जो है वर्ल्ड का टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड भी है। इसको जो है ऑफिशियली यूपी ने जो है स्टेट बर्ड 2014 में जो है वो डिक्लेयर किया था। ये यहाँ पे इसकी इमेज है सारस क्रेन की। ठीक है, टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है ये। नाउ अनदर ऑप्शन इज मोनाल। ठीक है, तो मोनाल की अगर हम बात करें तो ये स्टेट बर्ड है उत्तराखंड का, और ये अप टू 2007 तक जो है ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड भी रहा है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स ये जो है क्वेश्चन लिया गया है 2012 से, लेकिन इसमें ऑप्शन डाल दिया गया है मोनाल। तो इस तरह से तो ये ऑप्शन नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि जो है 2007 में जो है हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड जो था वो वेस्टर्न ट्रैगोपान को जो है यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है ना, तो अगर हम प्रेजेंट में अगर हम देखें तो हमारा जो हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट बर्ड है वो है वेस्टर्न ट्रैगोपान। ठीक है ना, और जो मोनाल है ये है स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि 2007 में या 2005 में हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड क्या था, तो आप वहाँ पे मोनाल जो है टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो अभी हमारा जो हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है वो है वेस्टर्न ट्रैगोपान। पैरट, आपके पास अगला ऑप्शन दिया गया है पैरट। तो पैरट जो है एक रोज रिंग्ड पैराकीट है। ठीक है ना, जो कि स्टेट बर्ड है आंध्र प्रदेश का। ठीक है ना, इसको जो है वहाँ पे जो है पैरट भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको वैसे तो इसका नाम रोज रिंग पैराकीट है, पर इसको जो है सिंपली जो है कॉमनली जो है पैरट कहा जाता है, जो कि स्टेट बर्ड है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो इस ऑप्शन को अगर हम देखें, अगर हम ईयर ना देखें तो इस हिसाब से हम हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड जो है मोनाल मार्क कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ईयर दिया हो तो इस हिसाब से तो ये क्वेश्चन में हमारा जो स्टेट बर्ड का यहाँ पे कोई भी नहीं दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन में। ठीक है ना, नाउ अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आधार प्रोजेक्ट। सो फ्रेंड्स एक आधार प्रोजेक्ट चलाया गया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब आपको बताना है कि उसका क्या जो है ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए इज़ टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू यूथ। क्या आधार जो प्रोजेक्ट चलाया गया था उसमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जाता था यूथ को। ऑप्शन नंबर बी इज़ टू प्रोवाइड इनपुट्स टू फार्मर्स, के यहाँ पर फार्मर्स को कुछ दिया जाता था, कुछ एड वगैरह दी जाती थी। या ऑप्शन नंबर सी इज़ टू प्रोवाइड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टू इंडियन सिटीजन, या जो इंडियन सिटीजन है इनको कोई इसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड किया करवाया जाएगा या करवाया जाता था। या ऑप्शन नंबर डी इज़ टू प्रोवाइड हाउसिंग लोन्स टू IRDP फैमिलीज, या इसमें जो है कोई हाउसिंग लोन दिया जाता था। ठीक है, किस लिए चलाया गया था ये आधार प्रोजेक्ट, ये आपको बताना है। तो अब हम यहाँ पे एक एक ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। आधार की अगर हम बात करें तो इसको जो है लॉन्च किया गया था 2009 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसको जो मैनेज करता है वो करता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो पर्पज़ है वो है प्रोवाइड करना यूनिक 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर टू रेजिडेंट्स बेस्ड ऑन बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डाटा। ठीक है, डेमोग्राफिक डाटा और बायोमेट्रिक के आधार पर जो है हमें 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर इसमें प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट जो आधार है वो इशू किया गया था सितंबर 29 को 2010 में टू अ रेजिडेंट ऑफ नंदुरबार महाराष्ट्र के जो रेजिडेंट थे उनको जो है 29 सितंबर 2010 को पहला आधार नंबर जो है वो इशू किया गया था। ठीक है ना। तो नेक्स्ट ऑप्शन इज टू प्रोवाइड इनपुट्स टू फार्मर्स। तो जो अगला ऑप्शन है, अगर हम फार्मर्स को इनपुट्स देने की बात करें तो इसके लिए जो है वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो चलाई गई थी, चलाई गई है, जिसको कि दिसंबर 1 2018 को लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड करना डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स फॉर परचेजिंग एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड इम्प्रूविंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी। अगर फार्मर जो है कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी खरीदते हैं कुछ भी जिससे कि क्रॉप जो है इम्प्रूव होती है, तो इसके लिए जो है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है ये दी जाती है। ठीक है ना। अगला ऑप्शन था टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू यूथ। तो जो यूथ को एम्प्लॉयमेंट करवाने के लिए जो स्कीम चलाई गई है उसमें आ जाता है हमारे पास प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक है ना, इसमें जो है यूथ को जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम आ जाती है। ठीक है ना, इसमें भी जो है वो यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा अगर अगला ऑप्शन हम देखें टू प्रोवाइड हाउसिंग लोन्स टू IRDP फैमिलीज, तो इसके लिए जो है इंदिरा आवास योजना, ठीक है ना, और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो है वो चलाई गई है हाउसिंग लोन्स के लिए IRDP फैमिलीज को। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर अगर देखें तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज आधार प्रोजेक्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोवाइड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टू इंडियन सिटीजन्स। ठीक है। नाउ अनदर क्वेश्चन इज द टर्म ब्रॉडबैंड इज यूज्ड इन रेफरेंस टू। तो आपको बताना है कि ब्रॉडबैंड जो टर्म है वो किसके रेफरेंस में यूज की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज रोड कनेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी इज एयर कनेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर सी इज इंटरनेट कनेक्टिविटी, और ऑप्शन नंबर डी इज केबल कार कनेक्टिविटी। ठीक है, तो आपको बताना है कि ब्रॉडबैंड कहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं अब हम एयर कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो एयर कनेक्टिविटी जो है रेफर किया जाता है एयर ट्रैवल के लिए बिटवीन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस। ठीक है ना, अगर आप बाय एयर जो है अगर आप एयर से थ्रू एयर अगर आप ट्रैवल करते हैं लाइक एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर्स, तो जिससे कि आप एक जियोग्राफिक लोकेशन से दूसरी जियोग्राफिक लोकेशन में पहुंचते हैं, तो उसको हम कहते हैं एयर कनेक्टिविटी। मतलब बाय एयर जो है जो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन जो है यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड की अगर हम बात करें तो ये रेफर करता है हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस को। ठीक है, दैट इज ऑलवेज ऑन एंड कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्विकली। ठीक है ना, मतलब कि हाई स्पीड इंटरनेट जहाँ पर है एक्सेस किया जाता है उसको जो है हम ब्रॉडबैंड बोलते हैं। ठीक है ना, जिसमें कि जो है वो जो डाटा है वो क्विकली जो है लार्ज अमाउंट में जो वो ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्रॉडबैंड, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस। अनदर इज रोप वे और केबल वे। इसकी अगर हम बात करें तो ये टर्म जो है रेफर की जाती है ट्रांसपोर्ट सिस्टम जहाँ पर कि जो पैसेंजर्स होते हैं उनको कैबिन्स और कार्गो कैरियर्स के थ्रू जो है वो यहाँ से वहाँ ट्रैवल करवाया जाता है थ्रू केबल्स। ठीक है ना, जैसे कि टिम्बर ट्रेल आपने देखा है। अब ये रोपवे जो है जो हमारे हिमाचल और उत्तराखंड जो एरियाज़ है यहाँ पे जो है काफ़ी फेमस हो गया है कि इसमें जो है वो रोपवे के थ्रू टिम्बर ट्रेल लाइक जिसमें कैबिन्स होते हैं उनको केबल्स के थ्रू यहाँ से वहाँ एक प्लेस से दूसरी प्लेस भेजा जाता है। ठीक है, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी,
केबल्स के थ्रू सस्पेंड किया जाता है पैसेंजर्स को, ठीक है, तो उसको रोपवे या केबल वे कहते हैं। उसके बाद अनदर ऑप्शन इज रोड कनेक्टिविटी। रोड कनेक्टिविटी क्या होती है, इसमें जो है एंटायर जो सिस्टम होता है रोड्स का, उस किसी भी रीजन में, किसी भी एरिया में उसको जो है कनेक्ट किया जाता है। इसमें हाईवेज हो गया, लोकल रोड्स हो गया और एक्सप्रेस वेज हो गया, तो वो कनेक्ट किए जाते हैं। जैसे गांव से जो रूरल रोड्स हैं वो हाईवेज के साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है ना, और जो हाईवेज होंगे वो एक्सप्रेस वेज के साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए जो रोड कनेक्टिविटी टर्म जो है यहाँ पे यूज़ की जाती है। सो राइट आंसर इज ब्रॉडबैंड इज यूज्ड इन रेफरेंस टू इंटरनेट कनेक्टिविटी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इंटरनेट कनेक्टिविटी। नाउ अनदर क्वेश्चन इज हु रोट द बुक इग्नाइटेड माइंड्स। तो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए, आपको बताना है कि इग्नाइटेड माइंड जो बुक है उसके ऑथर कौन है। ऑप्शन नंबर ए इज जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी इज APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी इज मोहम्मद अली और ऑप्शन नंबर डी इज आमिर खान। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की अगर हम बात करें तो ये जो है जाकिर हुसैन जो है इंडिया के जो है प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी अच्छे राइटर भी थे, इन्होंने काफ़ी जो है कुछ फेमस बुक्स लिखी है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इनकी जो कुछ फेमस बुक्स हैं उसमें आ जाते हैं अब्बू खान की बकरी, माँ, इसके अलावा उकाब, अंधा घोड़ा एंड मुर्गी चली अजमेर, ठीक है। ये कुछ इनकी फेमस बुक्स है डॉक्टर जाकिर हुसैन की, ठीक है ना। अबू खान की बकरी, माँ, उकाब, अंधा घोड़ा और मुर्गी चली अजमेर। इसके अलावा अगर हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात करें, ये भी इंडिया के जो है वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है ना। ये जो काफ़ी, इनको जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना। तो इन्होंने भी जो है काफ़ी सारी जो इंस्पिरेशनल बुक्स लिखी है, जिसमें कुछ देख लेते हैं हम। जिसमें इनकी जो मोस्ट फेमस बुक्स आ जाती हैं, विंग्स ऑफ फायर जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बुक जो है वो कई बार एग्जामिनेशंस में पूछी गई है। विंग्स ऑफ फायर किसकी जो है वो ऑटोबायोग्राफी है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। उसके बाद जो है आ जाती इंडिया 2020 जो कि एक विजन है फॉर द न्यू मिलेनियम का, जो इसमें विजन बताया गया है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाती इग्नाइटेड माइंड्स जो कि एक मोटिवेशनल वर्क जिसमें कि एम्पावरिंग यूथ को जो है वो इंडिया का ट्रू पोटेंशियल यहाँ पे बताया गया है ना, इग्नाइटेड माइंड्स। उसके बाद माई जर्नी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस, इसमें इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि कैसे जो है इन्होंने अपने जो है वो अर्ली लाइफ और जो है जो प्रेजेंट लाइफ है उसको कैसे इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है। उसके बाद जो है टर्निंग पॉइंट आ जाता है जो कि एक जर्नी है थ्रू चैलेंजेस, ठीक है ना। उसके बाद जो ये सीक्वल टू विंग्स ऑफ फायर है, टर्निंग पॉइंट जो है, और जिसमें फोकस किया गया है प्रेसिडेंशियल ईयर्स और की डिसीजन जो उन्होंने लिए थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम मोहम्मद अली की बात करें, मोहम्मद अली जो कि ग्रेटेस्ट जो है बॉक्सर रह चुके हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से थे, बहुत ही फेमस बॉक्सर थे ये, ठीक है ना। तो इनकी भी कुछ फेमस बुक्स रही है जो इन्होंने लिखी थी और कुछ इनके ऊपर लिखी गई थी, ठीक है ना। तो कुछ मोस्ट फेमस हम देख लेते हैं। द ग्रेटेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये, जो कि उनकी ओन स्टोरी थी, 1975 में ये जो लिखी गई थी। उसके बाद आ जाता है सोल ऑफ अ बटरफ्लाई, जिसमें कि रिफ्लेक्ट की गई है उनकी लाइफ की जर्नी को। मोहम्मद अली, हिज लाइफ एंड टाइम्स, जिसको कि थॉमस हॉजर ने जो है लिखा था इन कोलैबोरेशन विद मोहम्मद अली, ठीक है ना। उसके बाद आई एम द ग्रेटेस्ट जो कि कलेक्शन है जिसमें मोहम्मद अली की जो कोट्स और जो पोएम्स हैं उनको जो है इसमें कलेक्ट किया लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये कुछ फेमस बुक्स रहे मोहम्मद अली के बारे में। उसके बाद फ्रेंड्स आमिर खान जो है, आमिर खान जो है सच आमिर खान ने कोई भी बुक नहीं लिखी है जिस हिसाब से मैंने देखा है। आमिर खान जो एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो है वो एक्टर हैं, तो सच तो इन्होंने कोई भी ऐसी कोई बुक नहीं लिखी है, ठीक है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं तो इग्नाइटेड माइंड जो बुक है उसके जो ऑथर हैं उसको लिखा है APJ अब्दुल कलाम ने। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।